गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे टीडीएस रिटर्न। टीडीएस रिटर्न अपने कैसे फाइल करें और अपने को क्या क्या चाहिए टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए, किसी क्लाइंट से क्या डेटा चाहिए, वो चीज़ आज हम जानेंगे और टीडीएस रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। तो आप लोग तो अभी पिछले 2 सेशन में देख ही चुके हैं कि ये कैसे अपने को मतलब कौन सा टीडीएस रेट है, किस पे कटता है, इसके बारे में तो आप सबको जानकारी हो चुकी है। तो लेकिन उसके बाद अपने को क्या करना होता है, सारा रेट्स वगैरह अपने को पता है कि किस पे कटेगा, कब कटेगा, क्या करना है। ये चीज हम 2 सेशन में सीखे। तो उसके बाद अपने को वो जो हम टीडीएस का पेमेंट काट के हम अपने पास रखे हुए हैं, उसको अपने को डिपॉजिट करना पड़ता है गवर्नमेंट के साइट जाके। तो उसके लिए अपने को ई पेमेंट एनएसडीएल का एक साइट है, ई पेमेंट, उस पे जाके अपने कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये थोड़ा जूम किए ना। हाँ जूम कीजिए। दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो अपने एनएसडीएल के साइट पे जाएंगे पेमेंट के लिए। तो गूगल पे जाके अपने ई पेमेंट करके अगर सर्च करेंगे तो हमें डायरेक्ट एनएसडीएल का साइट, ये जो टीन इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, टीन का साइट जो है वो हमको मिल जाएगा, एनएसडीएल वाला। इस पे अपने को राइट साइड में पे टैक्सेस ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है। अपने जितने भी टैक्स पेमेंट करना होता है, चाहे टीडीएस का हो, इनकम टैक्स का हो कोई भी हो, तो सारे अपने यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो अपने को अभी बेसिकली टीडीएस पे अपने देख रहे हैं, तो अपने को टीडीएस का पेमेंट करना है। तो उसको कैसे करना है वो देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लिक टू पे टैक्स ऑनलाइन। स्क्रीन पे मेरे कर्सर पे देखिए, दिख रहा होगा, दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। वहां पे क्लिक करेंगे अपने। तो वहां पे जैसे अपने क्लिक करते हैं तो अपने को ये स्क्रीन मिल जाता है। ठीक है। तो सारे टीडीएस टीसीएस का पेमेंट अपने को 281 चालान से करना पड़ता है, चालान नंबर 281, और बाकी नॉन टीडीएस का अलग है चालान। तो जैसे अपने 281 में टीडीएस जिसका काटे हैं और टीसीएस जिसका काटे हैं, उसके पेमेंट के लिए ये चालान अपने को यहाँ से पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे हम इस चालान पे अगर प्रोसीड करते हैं अपने चालान के लिए, पेमेंट के लिए प्रोसीड करने के बाद अपने को ये स्क्रीन मिलता है, ये चीज खुलता है। तो अब हमको यहाँ पे सारा डिटेल फिल करना पड़ेगा। ये डिटेल फिल करने के बाद अपने को कितना पेमेंट करना है वो लॉगिन करने के बाद पेमेंट करके अपने चालान जनरेट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के टाइम पे हमको कुछ चीजें देखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे है टैक्स एप्लीकेबल। अब टैक्स एप्लीकेबल अपने यहाँ पे देखेंगे कि अपने जो डिडक्टिव्स है वो कंपनी है या नॉन कंपनी है। अपने जो जिसके हम लोगों ने काटे हैं टीडीएस, वो डिडक्टिव कंपनी है या फिर नॉन कंपनी है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 20 या 21। उसके बाद आता है कि टाइप ऑफ पेमेंट क्या है। अपने टीडीएस टीसीएस का जो पेमेंट कर रहे हैं वो टाइप ऑफ पेमेंट किस चीज के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, क्या टाइप है उसका। तो नॉर्मल क्या होता है, अपने टैक्स पेयर जो टीडीएस काट के रखा हुआ है वही पेमेंट करता है। तो उसके लिए 200 यहाँ पे दिख रहा है 200, तो नॉर्मल वही होता है। और अगर कोई उधर से मतलब एनएसडीएल से या इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से कोई डिमांड अगर अराइज होके आता है, उस टाइम अगर अपने पेमेंट करते हैं तो उसके लिए अपने को 400 में सेलेक्ट करना पड़ता है। नॉर्मल अपने को जो टीडीएस काटे हुए हैं उसका पेमेंट कर रहे हैं तो अपने 200 सेलेक्ट करें। उसके बाद आता है अपने को कौन से नेचर से अपने को पेमेंट करना है, मतलब कौन से सेक्शन में अपने को पेमेंट करना है।
नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, अपने 94C 94IP जो भी सेक्शन है, 94H 94 194A जो भी सेक्शन है अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अपने को कौन से बैंक से अपने पेमेंट करेंगे, बैंक से नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं या अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो अपने को बैंक पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अपने बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करने के बाद हमें और डिटेल डालना पड़ता है। तो उसमें डिटेल में अपने को टैन नंबर तो जरूरी है, क्योंकि किसी का भी अगर अपने टीडीएस काटते हैं तो उसके टैन नंबर के बिना हम टीडीएस तो डिपॉजिट कर नहीं पाएंगे। अगर हम टैन नंबर के बिना हम टीडीएस काट के रख भी लिए, लेकिन उसको डिपॉजिट करने के लिए मुझे टैन नंबर चाहिए, तो वो टैन नंबर जो हमारे पास होगा वो हम यहाँ पे टैन नंबर डालेंगे। उसके बाद असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, किस असेसमेंट ईयर के लिए अपने पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद एड्रेस मेंशन करना है। मेल आईडी मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, एड्रेस में भी सिर्फ सिटी स्टेट और पिन कोड ही मैंडेटरी है। आपके पास पूरा डिटेल नहीं है तो आप सिटी स्टेट और पिन कोड डाल के भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अपने कैप्चा जो होगा कैप्चा डाल के प्रोसीड करेंगे। जैसे अपने प्रोसीड करते हैं ऐसे उसके बाद बैंक के लिए एक लिंक आ जाता है। जैसे नॉर्मली सब तो टैक्स का पेमेंट कर ही चुके हैं, किसी ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया हो कभी, ऐसा कोई है? नहीं, सभी ने इनकम टैक्स या किसी भी टैक्स का तो पेमेंट किया होगा। हाँ किया है। हाँ, तो सारा प्रोसेस अब वैसे ही हो जाएगा। बस स्टार्टिंग में ये जो था टीडीएस के पेमेंट के लिए टैन का जरूरत पड़ रहा है और अपने को सेक्शन वगैरह सेलेक्ट करना पड़ रहा है, वहां तक अलग है थोड़ा। उसके बाद हाँ पूजा बोलो। क्या कुछ बोल रही है? नहीं, कुछ पूछ रही थी। नहीं हमने ठीक 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 है। तो इसके बाद प्रोसीड करके अपने को नॉर्मल कितना पेमेंट करना है वो अपने वहां पे सेलेक्ट करके जैसे पेमेंट करते हैं बाकी इनकम टैक्स का वो पेमेंट अपने कर सकते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया, अपने पेमेंट कर लिए। जब अपने पेमेंट कर लेते हैं तो अपने पास एक चालान जनरेट होगा। ठीक है, तो अपने जब पेमेंट कर लेते हैं तो अपने को एक चालान आता है, अपने चालान डाउनलोड कर लेते हैं। तो अपने को टीडीएस रिटर्न के लिए चालान से क्या क्या जरूरत पड़ेगा वो आपने देखेंगे। हमें चालान से जरूरत पड़ेगा कि हमने कितने टैक्स का पेमेंट किया वो अमाउंट, अगर हमने इंटरेस्ट का कोई पेमेंट किया है तो वो अमाउंट हमें सेपरेटली लिखना पड़ेगा रिटर्न में, और अगर पेनल्टी वगैरह कुछ है या फिर लेट फी वगैरह कुछ है तो वो हमें रिटर्न के टाइम पे सेपरेटली लिखना पड़ेगा। अब अमाउंट के सबसे पहले तो अमाउंट अपने देखने के कितना है, उसके बाद अपने को जरूरत पड़ेगा बीएसआर कोड का, टेंडर डेट का और चालान नंबर का। देखो चालान नंबर यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो जगह चालान नंबर दिखता है, बहुत लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। चालान नंबर यहाँ पे 281 दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है ना? तो ये आपका वो कैप्चा जय भी आपका स्क्रीन अटक चुका है। कैप्चा वाला जो स्क्रीन ना वो अटका हुआ है। खाली वो देख रहा है, उसके बाद जो आप बीएसआर वाला बोले कुछ दिख नहीं रहा है। एक मिनट, मुझे तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। थोड़ा सा एक बार स्क्रॉल अप करो, आप ऊपर नीचे करके देखो। ये अटका हुआ है, कैप्चा वाला ही आ रहा है। एक मिनट, इसको क्रॉस कर। शेयर स्ट्रीट से बाहर होगा शायद अभी। ये दिख रहा है? हाँ हाँ ठीक है। तो ये जो अपने जो भी हम फिर से बता रहे हैं, जो भी अपना होता है कितना अपने पेमेंट किए हैं टैक्स का, वो अगर अपने एजुकेशन सेस पेमेंट किए हैं, एजुकेशन सेस ज्यादातर अपने
वो 24Q यानी सैलरी वाला रिटर्न लगाते हैं तो उस टाइम पे अपने को जरूरत पड़ता है। तो अभी अपने तो अदर देन सैलरी का अभी हम बता रहे हैं, लगभग सब में वैसे ही होगा चालान का, लेकिन अभी हम अदर देन सैलरी बता रहे हैं तो उसका ध्यान बाद में देंगे। तो सारा जो अगर अलग अलग अपने पेमेंट किए हैं, कुछ अगर जैसे इंटरेस्ट का पेमेंट किए हुए हैं या पेनल्टी या लेट फी वगैरह पेमेंट किए, तो अपने को रिटर्न में सारा चीज अलग अलग शो करना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ टैक्स का पेमेंट है, तो स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि सिर्फ टैक्स का ही अमाउंट लिखा हुआ है। तो ये हो गया। तो ये सारा चीज अपने को अलग अलग रिटर्न में शो करना पड़ता है। उसके बाद रिटर्न में अपने को और क्या दिखाना पड़ता है, अपने को DSR कोड जो होता है वो लिखना पड़ेगा। टेंडर डेट मतलब किस डेट पे अपने पेमेंट किए वो डेट अपने को देना पड़ता है। और रहा चालान नंबर, वहां पे जब रिटर्न लगाते हैं अपने तो वहां पे सिर्फ चालान नंबर लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अगर स्टार्टिंग में करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे टॉप में लिखा हुआ है चालान नंबर 281 और यहाँ पे चालान सीरियल नंबर। तो इसको लेके स्टार्टिंग में अगर कोई नहीं जान रहा है तो कंफ्यूज हो सकता है कि चालान नंबर पे क्या लिखे, ये लिखे या ये लिखे। तो नॉर्मली चालान सीरियल नंबर ही वहां पे लिखा जाता है, इसका ये नहीं लिखा जाता। तो देखो चालान का जब रिटर्न में डिटेल डालेंगे तो अपने को अमाउंट जितना भी है, अगर सेपरेटली कुछ कुछ पेमेंट किए हुए हैं वो DSR कोड, टेंडर डेट और चालान सीरियल नंबर, ये चालान का डिटेल जाता है रिटर्न में। अब उसके बाद अपने को ये हो गया चालान का डिटेल। चालान के अगेंस्ट में अपने कितने डिडक्टी का पेमेंट किए हैं वो वहां पे अपने को डिटेल भरना पड़ता है। अब उसके लिए अपने को सारा पैन और कितना अपने TDS काटे, कितने उसको पेमेंट किए, डिडक्टी का सारा जितने भी डिडक्टी है उसका सारा पैन अपने को अरेंज करके रखना पड़ता है ताकि वो रिटर्न में हम लगा सकें। तो उसके लिए हम एक और कर रहे हैं शेयर। ये स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे किसी का TDS अगर कटा हुआ है तो उसको अरेंज करके रख के अपने कि किसका TDS कितना कटा हुआ है। तो सबसे पहले ये देखो, तो हमने बहुत सारे चालान का पेमेंट किया, तो हमने उस चालान को पहले अरेंज कर लिया कि हमने किस सेक्शन में कितना चालान पेमेंट किया, किस मंथ में पेमेंट किया। ये एग्जांपल के लिए मैंने सानवी रियल्टर्स का लिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि सेक्शन वाइज किस सेक्शन में कितना पेमेंट हुआ, किस रेट पे पेमेंट हुआ, कितना अमाउंट डिडक्टी को दिया गया, कितना TDS, कितना टोटल मतलब जिस पे TDS एप्लीकेबल है वो अमाउंट कितना है, और TDS कितना अपने ने काटे हैं, और कितना कब कब पेमेंट हुआ, वो सारा डिटेल यहाँ पे है। तो यही डिटेल्स। हाँ बोलो। पूरा टोटल पार्टी मिला के किया हुआ है क्या? लाइक अगर 4-5 पार्टी थे सबका मिला के हाँ, जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं तो अगर हमको जैन का अगर कोई पेमेंट करना है तो जैन में अगर 94C में सोचो जितने भी पार्टीज होंगे अपने को टोटल एक साथ ही पेमेंट कर देना है ऐसा। हाँ, क्योंकि अगर ऐसा एक एक पार्टी का सेपरेटली पेमेंट नहीं होता। अगर आप सेपरेटली अगर किसी का छूट गया तो वो पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक एक पार्टी का अगर सोचिए, अगर हमारे 200 क्लाइंट मतलब हमने TDS काटे 200 लोगों की, तो हम क्या 200 लोगों की अलग अलग चालान तो नहीं निकाल सकते ना, उसमें तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो अपने को ये है कि अपने कोई भी सेक्शन, एक सेक्शन को सिलेक्ट करके उस मंथ का पूरा जितने भी डिडक्टी है सारा का पेमेंट एक साथ अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अपने यहाँ पे सारा पेमेंट का डिटेल बना हुआ है। जैसे जैन में जो पेमेंट हुआ टोटल हमने कितने जितने भी डिडक्टी है उसको कितना अमाउंट पेमेंट करना था, जिसपे टैक्स एप्लीकेबल होगा वो अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमने कितने TDS काटे उससे वो लिखा हुआ है, और हमने उसका पेमेंट कब किया, और हमें जो डिटेल चाहिए जैसे अमाउंट का डिटेल और कब डेट हमने डिपॉजिट किया वो, BSR कोड और चालान नंबर, ये सारा चीज हम एक अरेंज कर देते हैं ताकि अपने को रिटर्न के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया। तो सारा वैसे हमने चालान अरेंज करना है रिटर्न के लिए पहले। तो चालान अरेंज करने के बाद
अब उस चालान में हमने किस किस का टीडीएस काटा हुआ है वो अपने को डिटेल रिटर्न में फिल करना होता है। तो जैसे यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 94C है सेक्शन, टोटल टीडीएस अमाउंट है 84,251 और किस रेट पे कटा हुआ है 94C है, इसलिए यहाँ पे 2 रेट मेंशन है। और एक चीज है, यहाँ पे रेट बाकी सबसे कम दिख रहा है, मतलब जो एक्चुअल रेट है उससे कम दिख रहा है। इसका कारण है कि अभी कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने छूट दी हुई थी कि आपको पूरा टैक्स नहीं, इतना जो एक्चुअल परसेंट है आप उससे 0.25% कम टैक्स काट के डिपॉजिट कर सकते हैं। इसलिए सबका जितना भी रेट था सबका 0.25 रेट सबका घटा हुआ है। ठीक है, तो ये अपने देख लीजिए यहाँ पे अमाउंट कितना टीडीएस काटे हुए हैं। अब इसका डिटेल, अब हम किस किस का टीडीएस काटे हुए हैं उसका डिटेल अपने को रिटर्न में लगाना होता है। तो जैसे अपने 94C यहाँ पे देखिए, 94C में 84,251 का टीडीएस कटा हुआ है, ये जैन मंथ का है। ठीक है, तो अपने जैन में देखेंगे, अब अपने टैली से या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर मेंटेन कर रहे हैं तो वहां से अपने को सारा डिटेल मिल जाएगा कि हमने किस किस का टीडीएस कितना काटा है। अगर हमने सारा एंट्री सही से करके रखा हुआ है तो अपने को वहां से सारा डिटेल मिल जाएगा, और पैन भी अपने को वहां से मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि किस सेक्शन में हम लोगों ने टीडीएस काटा हुआ है। तो 94C अपने को एक सेक्शन का चलाना हम रिटर्न में इंटर किए हुए हैं, तो हमको उसके अगेंस्ट में उसी सेक्शन का जितना हमने टीडीएस काटा है, जितने लोगों का, उसका डिटेल अपने को भरना है। ये चीज हम रिटर्न के बारे में जब देखेंगे तो उस टाइम पे सीखेंगे। अब तो सारा रेट और किस सेक्शन में काटा हुआ है वो अपने मेंशन कर लेंगे। उसके बाद सारे का नाम और एक एक को हमने कितने पेमेंट करने थे जिस पे टैक्स एप्लीकेबल हुआ वो, और टीडीएस का हमने कितने टीडीएस काटे उसका अमाउंट और पैन नंबर। इतना ही चीज अपने को चाहिए टीडीएस रिटर्न के लिए, डिडक्टिव का डिटेल भरने के लिए। पैन नंबर सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैन नंबर अगर गलत करते हैं तो वो उसके 26 ईयर्स में शो नहीं करेगा। अगर पैन नंबर सही है तो राइट पर्सन के पास ही वो जाएगा। अगर पैन नंबर हम किसी और का भी डालते हैं, तो मानो हमने टीडीएस काटा दीपक का और पैन नंबर डाल दिया पूजा का, तो जब रिटर्न अपने लगाएंगे तो वो दीपक के अकाउंट में शो नहीं करेगा, दीपक के 26 ईयर्स में शो नहीं करेगा, वो पूजा के 26 ईयर्स में शो करने लगेगा। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अपने जिसका नाम लिखे हैं उसका ही पैन नंबर अपने को वहां पे देना है। ठीक है, ये हो गया डिडक्टिव का डिटेल। तो अपने को बस यही 2 डिटेल ही अपने को रिटर्न के लिए चाहिए। बाकी जो कंपनी या जिसके इंडिविजुअल जिसका अपने टीडीएस काट रहे हैं उसका बेसिक डिटेल अपने को चाहिए, एड्रेस, नेम, पैन और किस क्वार्टर का कर रहे हैं अपने। अब हम रिटर्न से दिखाते हैं कि अगर अपने रिटर्न खोलते हैं, लगाते हैं तो कैसा अपने यूटिलिटी से अभी जो रिटर्न लगा रहे हैं वो यूटिलिटी से लगाते हैं। ये हमको एनएसडीएल के साइट पे यूटिलिटी मिल जाएगा। तो अपने को 2 चीज वहां से डाउनलोड करना पड़ता है, एक तो रिटर्न का यूटिलिटी और एक एपीयू फाइल जो जनरेट करना होता है उसके लिए यूटिलिटी डाउनलोड करना पड़ता है। एक ये रिटर्न यूटिलिटी आपको एनएसडीएल के साइट से मिल जाएगा, वो कैसे वो आप डाउनलोड करना है वो भी बता दूंगा मैं। और एक एपीयू फाइल जनरेशन के लिए, क्योंकि अपने जो रिटर्न लगाते हैं उसके बाद एक एपीयू फाइल जनरेट होता है। अगर हम सिर्फ यूटिलिटी अगर डाउनलोड कर लिए और एपीयू फाइल जो जनरेट होता है वो वर्जन डाउनलोड, वो चीज डाउनलोड नहीं करेंगे तो हम रिटर्न नहीं लगा पाएंगे, एपीयू फाइल जनरेट होगा ही नहीं। तो ये 2 चीज हमें एनएसडीएल के साइट से डाउनलोड करना पड़ता है। अब नॉर्मली गूगल पे भी अगर जाके सर्च करेंगे
रिटर्न यूटिलिटी, टीडीएस रिटर्न यूटिलिटी, तो आपको डायरेक्ट एनएसडीएल की साइट का लिंक ऊपर में आ जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एबीयू वर्जन का भी आपको वहीं से मिल जाएगा। मेन बात है ये दो चीज हमेशा अपडेट होते रहता है क्वार्टर वाइज, हर क्वार्टर वाइज। तो अगर क्वार्टर चेंज होता है तो आपको फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा, पुराने वाले से रिटर्न लगाएंगे तो वो अपलोड नहीं कर पाएंगे। सारा रिटर्न तो लग जाएगा लेकिन अपलोड नहीं कर पाएंगे। अब जब अपलोड करने जाएंगे वहां पे ऑटोमेटिक एपीयू वर्जन जो होगा वो लेटेस्ट वाला ही शो करेगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना एपीयू 7.1। हाँ भैया दिख रहा है। हाँ दिख रहा है ना। तो जैसे ये एपीयू 7.1 है तो ये नेक्स्ट क्वार्टर के लिए फिर अपडेट हो जाएगा। तो अगर हम एपीयू 7.1 रख के अपने रिटर्न जनरेट कर लिए, लेकिन जब अपलोड करने जाएंगे तो वहां पे अगर चेंज हो गया है तो वो एपीयू 7.2 दिखाएगा, 7.1 का ऑप्शन नहीं रहेगा, तो अपने रिटर्न अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज जब भी हम रिटर्न लगाएंगे यूटिलिटी का अपडेट हुआ है क्या, और या फिर एपीयू वर्जन अपडेट हुआ है कि ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। तो बेसिक तो देखिए अब हम दिखा रहे हैं। जैसे हम खोलते हैं रिटर्न यूटिलिटी तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन के लिए मिलेगा। तो हमें यहाँ पे एक एप्लीकेशन जिसको हम रन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे TDS RPU 3.6 इतने सारे फाइल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन अपने को वही खोलना है। तो जैसे हम स्क्रीन पे खोलते हैं, जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पे ये आ जाता है जावा के लिए। तो ओके करना है। अब ये हो गया यूटिलिटी, इसका रिटर्न का यूटिलिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जैसे 24Q का रिटर्न लगा सकते हैं। 24Q होता है सैलरी भैया अभी आया नहीं इस भैया नहीं शो हो रहा है भैया। तो नहीं कर रहा नहीं। आपका यूटिलिटी फाइल ही बस खुला हुआ है। दिख रहा है हाँ यूटिलिटी? हाँ हाँ, दिख आ रहा है। गया। अब दिख रहा है। ठीक है। तो जैसे यूटिलिटी अपने खोलें तो यहाँ पे देखते हैं कि अपने को किस टाइप, मतलब फॉर्म नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले अपने को फॉर्म नंबर सेलेक्ट करना होता है। जैसे 24Q है, 24Q है सैलरी % का। अगर हम TDS काटे हैं तो उसके रिटर्न के लिए अपने को 24Q सेलेक्ट करना पड़ता है। अदर देन सैलरीज के लिए अपने को 26Q सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर किसी नॉन रेसिडेंट को अपने पेमेंट कर रहे हैं तो उसके रिटर्न के लिए 27Q अपने को सेलेक्ट करना पड़ता है। और अगर TCS का अपने रिटर्न लगाना है तो अपने को 27EQ सेलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे अब हम अभी सबको दिखा रहे हैं 26Q। तो यहाँ पे एक दो ऑप्शन मिलता है अपने को, एक तो रेगुलर रिटर्न का, एक करेक्शन रिटर्न का। तो अगर हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं किसी का तो रेगुलर रिटर्न होगा। अगर हम उस रिटर्न पे अगर बाद में कुछ चेंजेस करना चाहेंगे तो हमें करेक्शन रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ पे हमें और दो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिख रहा है एक ओपन सेव रेगुलर फाइल। अगर हम कोई फाइल को काम कर रहे हैं, आधा काम हुआ है, हम उसको सेव करके रख चुके हैं, तो उसको हम बाद में यहाँ से खोल सकते हैं। खोल के फिर हम उसको अपडेट करके जब तक फाइनल जनरेट नहीं होता हम उसमें अपडेट कर सकते हैं। अब हो क्या, ये हो गया और सेव फाइल। अगर अपने पास सेव फाइल नहीं है, अपने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं पूरा, तो अपने को क्लिक टू कंटिन्यू में करना पड़ेगा। पहले अपने देखेंगे कौन सा सेक्शन में अपने को रिटर्न लगाना है। हमें सैलरी का रिटर्न लगाना है, या अदर देन सैलरीज का लगाना है, या नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया हुआ है उसका रिटर्न लगाना है, या TCS का रिटर्न लगाना है। ये चीज हम पहले देखेंगे। उसके बाद वो सेलेक्ट करने के बाद अपने को रेगुलर में जाना है। अगर हम करेक्शन फाइल नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल फाइल कर रहे हैं तो रेगुलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्लिक टू कंटिन्यू। क्लिक टू कंटिन्यू जैसे करते हैं हम, तो हमें पूरा फर्स्ट फॉर्म में जो बेसिक डिटेल भरना होता है वो स्क्रीन अपने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फिनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस फिनेंशियल ईयर के लिए हम रिटर्न लगा रहे हैं।
वो स्क्रीन नहीं आया जय अभी तक। नहीं आ रहा। आया अभी? आवाज, हाँ अब हाँ, आया। तो जैसे हम वहाँ कंटिन्यू करते हैं रिटर्न के लिए, तो अपने को ये फॉर्म खुलता है जहाँ पे अपने को बेसिक डिटेल कंपनी का भरना होता है, कंपनी या जो भी टीडीएस डिडक्ट कर रहा है उसका, और रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है उसका डिटेल अपने को यहाँ पे फिल करना पड़ता है। जैसे अभी हम यहाँ पे, और इसमें सबसे पहले अपने को फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस फाइनेंशियल ईयर के अपने रिटर्न लगा रहे हैं। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया 2020-21, तो अब उसके बाद ऑटोमेटिक वो बोलेगा कि कौन सा क्वार्टर है वो सिलेक्ट करो। तो ओके करके हमें क्वार्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्वार्टर 4 सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें सारा डिटेल यहाँ पे जो मैंडेटरी है वो फिल करना पड़ेगा। जैसे हो गया 10 नंबर, जैसे हम किसी का भी 10 नंबर डाल देते हैं, किसी का भी 10 नंबर डाल दिया, पैन नंबर भी किसी का भी जैसे डाल देते हैं। डाल दिया। अपने को डिटेक्टर किस टाइप का है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पैन 10 डालने के बाद ये असेसमेंट, जैसे हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करते हैं असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद अपने को पैन 10 और पैन डालना है। उसके बाद अपने को सेलेक्ट करना है कि जो डिडक्टर है वो उसका टाइप क्या है। तो यहाँ से अपने डिडक्टर का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फर्म है, इंडिविजुअल है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, सारा कंपनीज वगैरह का भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अपने जो भी किसी का रिटर्न लगा रहा है तो वहां पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, इसका कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकेंड वाले में जाएंगे तो डिडक्टर का डिटेल अपने को फिल करना पड़ता है। अगर कंपनी है तो कंपनी का नाम यहाँ पे देंगे, अगर उसका ब्रांच है तो यहाँ पे ब्रांच मेंशन करेंगे और उसका एड्रेस वगैरह भरेंगे। और जैसे जैसे यहाँ पे कंपनी का नाम मैंने दे दिया। उसके बाद अगर ब्रांच है उसका तो ब्रांच मेंशन करना है, अगर नहीं है तो ब्रांच एनए लिख देना है। उसके बाद हमें उसका एड्रेस देना है। जो मैंडेटरी फील्ड है वो हमें फिल करना ही है। और यहाँ पे टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर भी मैंडेटरी है। यहाँ पे शो नहीं कर रहा है कि मैंडेटरी है, लेकिन टेलीफोन और मोबाइल नंबर भी अपने को मैंडेटरी यहाँ पे फिल करना पड़ता है। अब उसके बाद अपने को देखना है कि एड्रेस, अगर हमने क्वार्टर 1 का रिटर्न लगाया, क्वार्टर 2 का रिटर्न लगाया, क्वार्टर 3 का रिटर्न लगाया, अब जब क्वार्टर 4 का रिटर्न लगा रहे हैं तो हमें ये चीज ध्यान में रखना होगा कि एड्रेस क्या इसके पहले रिटर्न में कुछ अलग था और हम अभी एड्रेस अलग डालें। तो ये चीज हमको यहाँ पे मेंशन करना होता है कि एड्रेस चेंज हुआ है लास्ट रिटर्न से। तो अगर चेंज होता है तो यहाँ पे यस करना है, अगर एड्रेस चेंज नहीं हुआ तो नो कर देना है। जीएसटी नंबर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है अपने को जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके लिए टीडीएस काटने के लिए। तो जैसे अगर इंडिविजुअल है तो वो खुद रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, अगर फर्म है
तो कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उसमें जितने पार्टनर्स है उसमें से कोई एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है, या कंपनी है तो कोई एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है। तो अब यहाँ पे हमें उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन का डिटेल भरना पड़ता है, जैसे डाल दिए। अगर एड्रेस रिस्पॉन्सिबल पर्सन का सेम है जो ऊपर एड्रेस दिया हुआ है डिडक्टर का, तो हम सेम एज अबव कर देंगे। अगर एड्रेस अलग है तो हमें फिर से एड्रेस भरना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन का फोन नंबर और ईमेल आईडी भी भरना पड़ेगा। और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी मैंडेटरी शो नहीं कर रहा है, लेकिन जब रिटर्न अपने फाइल करे जाएंगे तो वहां पे बोलेगा मोबाइल नंबर भरने के लिए। अब उसके बाद यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहा है कि क्या रिस्पॉन्सिबल पर्सन का एड्रेस चेंज हुआ है लास्ट रिटर्न से, तो अगर चेंज हुआ है तो यस, अगर नहीं हुआ है तो नो कर देना। अब एक मेन चीज आता है इस पे कि हम रिटर्न फर्स्ट टाइम कर रहे हैं किसी का, या फिर इसका रिटर्न पहले लग चुका है। अगर इसका रिटर्न पहले लग चुका है तो हमें एक टोकन नंबर वहां से मिलता है, तो हमें वो टोकन नंबर इस यहाँ पे शेयर करना पड़ता है। ये टोकन नंबर यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं, हैज रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 26Q फाइल फॉर अर्लियर पीरियड। अगर हम पहले किसी का रिटर्न फाइल कर चुके हैं उसका, तो जैसे हम अगर Q1 फाइल कर चुके हैं, Q2 फाइल कर चुके हैं, Q3 फाइल कर चुके हैं, हम Q4 फाइल कर रहे हैं, तो हमें लास्ट जो रिटर्न हमने लगाया है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, उस पर वो चाहिए होता है यहाँ पे पुट करने के लिए। रिसिप्ट नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर उसको बोलते हैं। तो ये नहीं है कि अगर हम Q1, Q2, Q3 लास्ट जैसे अभी Q4 कर रहे हैं तो हमें Q3 का ही एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है, ऐसा जर्मेंट्री नहीं है। क्योंकि कभी कभी जैसे अभी लास्ट टाइम हुआ था कि सबका डेट एक्सटेंड हुआ था, तो हम लोगों ने Q3 का रिटर्न पहले लगाना पड़ा था और Q2 का हम बाद में लगाए। तो हमें यहाँ पे Q2 का एक्नॉलेजमेंट नंबर देना है। टोकन नंबर भी बोलते हैं उसको, रिसिप्ट नंबर भी बोलते हैं। तो लास्ट जो क्वार्टर का हमने रिटर्न लगाया है, हमें उसका रिसिप्ट नंबर या टोकन नंबर यहाँ पे पुट करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे पुट नहीं करेंगे वो नंबर, तो वो रिटर्न रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब ये मैंडेटरी चीज है ना? हाँ, ये मैंडेटरी चीज है। अगर हम यहाँ पे अगर टोकन नंबर मेंशन नहीं किए लास्ट, अगर हम रिटर्न लगा हुआ है, अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है तो यहाँ पे नो कर देना है। फर्स्ट टाइम हो रहा है तो कोई टोकन नंबर होगा नहीं अपने पास, तो यहाँ पे नो कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, जब नो कर दे तो ये बोल रहा है कि कंफर्म कर लो कि नहीं है अपने पास टोकन नंबर, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये जो हम सारा जनरेट करने के बाद जब अपलोड करेंगे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा वहां से। कि अगर रिटर्न फाइल हुआ है तो हमें टोकन नंबर देना पड़ेगा। अब ये टोकन नंबर हमें लास्ट क्वार्टर का ही देना है, ऐसे जरूरी नहीं। लास्ट अपने जो फाइल किए, सोचिए जैसे हम लोग Q1 फाइल किए, Q2 Q3 में कोई TDS नहीं था, हमने Q2 Q3 का रिटर्न फाइल नहीं किया, हम Q4 का कर रहे हैं, तो हमें Q1 का ही टोकन नंबर यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। या फिर ऐसा होता है कभी कि हम रिटर्न, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हम Q3 का रिटर्न पहले लगाए हैं, क्योंकि ड्यू डेट दोनों का डिफरेंस पड़ रहा था, चेंज हुआ था कोविड के कारण। तो Q3 का रिटर्न हमने पहले लगाया, Q2 का हमने बाद में लगाया, उसके बाद हम Q4 का लगा रहे हैं, तो हमें Q2 का ही एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। यानी जो लास्ट रेगुलर रिटर्न हमने लगाया है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर हमको, टोकन नंबर हमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, इसका फिल हो जाएगा इतना करने के बाद। ये करने के बाद अपने को चालान का डिटेल भरना है। चालान में क्या क्या डिटेल भरना है मैंने ये सारा चीज बता दिया था स्टार्टिंग में। तो अब यहाँ पे चालान का डिटेल अब कैसे भरे, तो ये स्क्रीन आ गया चालान वाला।
तो हमें यहाँ पे कितने चालान है उसके हिसाब से हमें रो ऐड करना पड़ेगा। नीचे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऐड रो, डिलीट रो, क्रिएट फाइल, सेव। क्रिएट फाइल और सेव का जरूरत अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, फाइनल होने के बाद अपने को सेव करना है और क्रिएट करना है। तो अभी हमको चालान का डिटेल भरना है, तो हम यहाँ से ऐड रो करेंगे। अब हमारे पास कितने चालान है, हमारे पास 10 चालान है, हमारे पास 15 चालान है, तो हम उसके हिसाब से चालान का नंबर लिख देंगे। तो मेरे पास हम तो अभी एग्जाम्पल के लिए एक चालान का डिटेल भर रहे हैं। तो जैसे मेरे पास एक चालान है, तो जैसे एक में क्लिक करेंगे तो वो चालान का डिटेल्स भरने के लिए आ जाएगा। अब हमें इसमें डिटेल में भरना है, मैंने जैसे पहले बता दिया था कि अगर टीडीएस का कोई अमाउंट है तो हमें टीडीएस का अमाउंट उसमें भरना है। जैसे सोच लो किसी में 5000 टीडीएस का अमाउंट है, अगर उसमें सरचार्ज अगर मेंशन है, सरचार्ज उसमें नहीं होगा। एजुकेशन सेस इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट है तो हमको इंटरेस्ट सेपरेटली यहाँ पे शो करना पड़ेगा। जैसे 5000 है, अपने 500 अगर इसमें इंटरेस्ट दिए तो अपने को इंटरेस्ट को सेपरेटली यहाँ पे शो करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई लेट फी वगैरह, पेनल्टी वगैरह पेमेंट करते हैं तो उसको भी हम यहाँ पे सेपरेटली शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चालान का अमाउंट का सारा डिटेल आपने भर ली यहाँ पे। उसके बाद ये ऑटोमेटिक टोटल करके कितना पेमेंट हुआ यहाँ पे ले लेगा। अब रहा चालान से हमें क्या चाहिए था, मैंने जो बताया था कि एक्सेल शीट में ऐसे बना लेना है डिटेल। तो अपने को बीएसआर कोड चाहिए, तो यहाँ पे बीएसआर कोड पुट करेंगे। किस डेट पे अपने चालान का पेमेंट किए हैं वो हमें पुट करना पड़ेगा। और चालान सीरियल नंबर, जो चालान सीरियल नंबर था वो अपने को यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये मेन बेसिक ये तीन चीज चालान से चाहिए होता है और चालान का अमाउंट। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक अगर हम चालान का यहाँ पे भरते हैं, ये यस नो का ऑप्शन रहता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक जैसे हम यहाँ पे चालान का डिटेल भरते हैं वो ऑटोमेटिक नो हो जाता है, तो अपने को यहाँ पे कुछ करना नहीं होता। उसके बाद हो गया इंटरेस्ट, हमने वहाँ पे जो सामने पुट किया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे इंटरेस्ट 500 पुट किया हुआ था, तो ये इंटरेस्ट ऑटोमेटिक 500 ले लेगी। उसके बाद अपने को किस मतलब सेक्शन में हमने पेमेंट किया था 200 पे या 400 पे, 200 और 400 का डिटेल्स मैंने चालान जब पेमेंट करते समय बताया था। 200 कब होता है, 400 कब होता है, किसी को ध्यान में है? हाँ भैया। हाँ भैया। तो हाँ ठीक है, तो ये यहाँ पे अपने को सेलेक्ट करना पड़ता है। ये चालान जब हम पेमेंट करते हैं वहाँ पे मेंशन होता ही है चालान पे कि 200 पे पेमेंट हुआ है या 400। देखो यहाँ पे 400 पे कब पेमेंट करना होता है, जब रेज बाय आईटी डिपार्टमेंट। अगर आईटी डिपार्टमेंट अगर कुछ डिमांड रेज करता है तब हमें 400 वाले सेक्शन में पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। और बाकी नॉर्मल जो होता है वो 200 पे पेमेंट होता है। तो इसमें अपने को कोई और डिटेल नहीं भरना है, चालान का डिटेल फिल हो चुका है। अब जब चालान का डिटेल फिल हो गया, हमने पहले फॉर्म में डिटेल्स भर लिया, उसके बाद हमने चालान का डिटेल फिल कर लिया। अब इस चालान के अंदर कितने डिडक्टी हैं, किसका मैंने पेमेंट किया हुआ है, इस किसका टीडीएस, ये कितने लोगों का टीडीएस काट के मैंने पेमेंट किया हुआ है। क्योंकि हम जब पेमेंट करते हैं तो एक का नहीं होता है, हम पूरे सेक्शन वाइज पेमेंट करते हैं। तो इसमें हो सकता है 10 लोगों का टीडीएस कटा हो, इसमें हो सकता है 5 लोगों का टीडीएस कटा हो, या हो सकता है एक का ही टीडीएस कटा हो। तो हमें उसका डिटेल सारा पुट करना पड़ेगा। तो चालान का डिटेल फिल करने के बाद अपने जाएंगे एनेक्सर 1 डिडक्टी के डिटेल पे। भैया एक चीज पूछना था। हाँ वो चालान जो आप डिटेल्स भर रहे हैं, हाँ, तो वहाँ पे कोई सेक्शन वाइज नहीं दिखाना पड़ता है? नहीं, चालान का फिल करते समय सेक्शन वाइज नहीं करना पड़ता है। जब हम डिडक्टी का डिटेल भरेंगे तब सेक्शन वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। और एक चीज है, पहले था कि अगर हम कोई सेक्शन में पेमेंट कर रहे हैं, जैसे हम पेमेंट कर दिए 94C में, लेकिन हमको करना था 94A में, 194A में पेमेंट करा था, हम 194C में पेमेंट कर दिए, तो हम रिटर्न के टाइम पे उसको जो सेक्शन है हम वो मेंशन कर देंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा।
जैसे हम ठीक। पेमेंट कर दिए 194A में, लेकिन हमको करना था 194C में, तो जब हम डिडक्टी का डिटेल भरेंगे तो उस टाइम पे अपने 194C करके ही अपने को रिटर्न लगाना है, तो ऑटोमेटिक ले लेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे चालान में कोई डिटेल नहीं भरना पड़ता है सेक्शन का, ठीक है। ठीक। तो चालान का डिटेल भरने के बाद अपने जाएंगे डिडक्टी का डिटेल भरने के। तो अब हमारे पास एक चालान हमने यहाँ पे फिल किया हुआ है, तो उस चालान में कितने डिडक्टी है वो हम देख लेंगे। जैसे मैंने एक्सेल शीट दिखाया था, तो उसमें एक चालान था, उसके अंदर बहुत सारे डिडक्टी का पेमेंट किया हुआ था। तो जैसे हमने एक चालान किया हुआ है, तो सोचो यहाँ पे हम लोगों ने 10 लोगों का TDS काटा हुआ है। तो यहाँ पे भी देखो क्रिएट, नीचे देखो मेरे कर्सर पे क्रिएट फाइल, सेव, डिलीट रो, हाँ इंसर्ट रो की। तो अपने को इंसर्ट करना है, यहाँ इंसर्ट रो करना है। तो जैसे यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ 10 चालान होता तो 10 दिखता है, चालान नंबर 1 2 3 4 5, लेकिन हमने एक चालान का एंट्री किया हुआ है तो एक ही दिख रहा है। तो अब उसके अंदर कितने डिडक्टी है हमें उसका नंबर यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। सोचो उसके अंदर हमने 5 डिडक्टी रखे हुए, 5 डिडक्टी का हमने TDS काट के उस चालान में पेमेंट किया हुआ है। तो हम जैसे ओके करेंगे तो 5 डिडक्टी का डिटेल फिल करने के लिए आ जाएगा। अगर गलती से भैया अपना है 5 लेकिन अपने 4 कर दिए और अब वो अपने बाद में रियलाइज करे तो फिर? हाँ, तो उसको बाद में हम फिर से जाके, जैसे अभी हमने यहाँ पे 5 किया हुआ है, हमको रियलाइज हुआ कि उसमें मतलब 6 होना था। तो हम यहाँ पे एक फिर से जाएंगे इंसर्ट में। अब चालान में 1 है ना यहाँ पे, तो हमें सिर्फ 1 ऐड करना है एक्स्ट्रा। अच्छा। तो हमें जितना ऐड करना है हमें, तो हमें वहां पे 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमें एक का हम भूल गए, अगर 6 था हम 5 कर दिए, हमको 6 करना है, तो हम 1 का ही वहां पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमको 1 बढ़ाना है तो हम 1 सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक होगा तब भैया। हाँ, तो 1 घटाना होगा। हाँ, तो 1 घटाना Same होगा तो अपने, process। हाँ नहीं, इसका थोड़ा है, अपने को डिलीट करना है तो कौन सा रो डिलीट करना है। जैसे मान लो हमको 2 डिलीट करना है, 2 नंबर, ठीक है। तो हमें अच्छा रो नंबर देना पड़ेगा, रो नंबर अपने यहाँ पे दे दिए, ओके कर दे, तो सिर्फ वही डिलीट होगा। भले नंबर को दिख रहा है कि 1 2 3, क्योंकि वो सीरियल वाइज रहेगा। हाँ, वो तो ऑटोमेटिक लेता है, लेकिन यहाँ से जो डेटा अगर फिल करेंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि 2 नंबर ही डिलीट हो गए। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखो, ये है सोच लो 194। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे इसमें सारा सेक्शन सेम है, एक सेक्शन हमने गलत डाला हुआ है, जिसका एंट्री हमको करना नहीं था, हमको उसी को डिलीट करना है, ठीक है। तो ये सेक्शन अलग है, हमको इसी को डिलीट करना है। तो हम डिलीट में जाएंगे और 3 नंबर डालेंगे तो वही डिलीट होगा। लेकिन यहाँ पे जो सीरियल नंबर जो मेंशन है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे चेंज नहीं होगा। हमने डिलीट कर दिया तो वही डिलीट हुआ, तो अपने जिसको डिलीट करना है वही करना है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि अगर अपने यूटिलिटी से रिटर्न लगा रहे हैं और ज्यादा डिडक्टी है, तो हमें ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही डिलीट कर पाएंगे। अगर हमारे पास अगर 800 डिडक्टी है, मैंने 200 में गड़बड़ कर दिया, तो अब हम बैठ के 1 1 2 3 ऐसा करके तो डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसलिए TDS का रिटर्न लगाते समय यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि अगर हमें कोई गलती ना हो। अगर कोई गलती हो गया तो हमें एक डिडक्टी डिलीट करना पड़ेगा, इससे बहुत प्रॉब्लम, फिर फोर्थ रो, फिर सिक्स्थ रो, हाँ ऐसे करके करना पड़ेगा, तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे कोई भी, अब ऐसे सोच लो हमने वहां पे किया था 5, तो 1 बढ़ा लेते हैं। तो हमने ये हो गया। तो चालान का हमने डिटेल भर लिया था, एक्सेल में आए हमने। तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना पड़ता है सेक्शन, कि किस सेक्शन में हमने उसका TDS काटा हुआ है, ठीक है। अब वो जो चालान हमने सामने पुट किया था डिटेल, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हमने TDS काटा था, कितना इंटरेस्ट उस पे काटा था, वो यहाँ पे शो कर रहा है, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा जब हम चालान के डिटेल भरेंगे। तो अगर हम 10 चालान भरते हैं तो
सबका अलग अलग सेपरेटली यहाँ पे शो करने लगेगा और ये सारा डिटेल ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिल हो जाएगा, चालान से वो फेच कर लेगा यहाँ पे। अब रहा यहाँ पे डिटेक्टिव रेफरेंस नंबर। डिटेक्टिव रेफरेंस नंबर अगर किसी के पास है तो वो पुट करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई जरूरी मैंडेटरी नहीं है। नॉर्मली ये होता नहीं है डिटेक्टिव रेफरेंस नंबर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले फिर पैन पुट करना पड़ता है किसी को। तो जैसे हम पैन यहाँ पे डाल दिए कुछ भी, स्मॉल में डाल सकते हैं भैया? वो ऑटोमेटिक कैपिटल ले लेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सोचो किसी का पैन हम पे यहाँ पे लिखे, ऐसे करके हमें सारा पैन सबका लिखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे नाम लिख दिए, उसके बाद हमने किस डेट पे उसको पेमेंट किया। नॉर्मली हम टीडीएस कब काटते हैं, जब हम जिस डेट पे इसको पेमेंट करते हैं हम उसी डेट पे टीडीएस काटते हैं। ठीक है, तो हम किस डेट पे टीडीएस, जब हम किसी भी डिटेक्टिव को हम जिसका भी टीडीएस काट रहे हैं, हम उसको अगर उस दिन पे पेमेंट करें तो हम टीडीएस उसी दिन पे काट के अपने पास रख लेते हैं। तो वो डेट हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि हम टीडीएस कब काटे उसका। जैसे हम यहाँ पे डेट दे दिए, एक फर्स्ट लाइन को हमने टीडीएस काटा। अब कितने अमाउंट पे हमने टीडीएस काटा वो हमें मेंशन करना होता है यहाँ पे। जैसे हमने उसके 5,000 रुपये पे हमने टीडीएस काटा है, तो कितना टीडीएस काटा है यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर सरचार्ज है तो सरचार्ज, एजुकेशन सेस है तो एजुकेशन सेस ये मेंशन करना पड़ता है। नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो सब सारा जीरो करना पड़ेगा। अगर कहीं पे हम कोई अमाउंट फिल नहीं कर रहे हैं तो वो हमें सारा जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो टोटल टैक्स डिपॉजिट ऑटोमेटिक आ गया है। उसके बाद डेट ऑफ डिडक्शन, ये है डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ डिडक्शन। नॉर्मली ये दोनों सेम ही रहेगा। डेट, जिस डेट पे हम पेमेंट कर रहे हैं उसको उसी डेट पे हम टीडीएस काट लेते हैं। ये है एक लोअर डिडक्शन का, लोअर डिडक्शन या नो डिडक्शन, इसका बाद में सेपरेटली समझाना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, कुछ कुछ का टीडीएस नहीं कटता है किसी टाइम के लिए। जैसे 15G 15H का बताया हुआ था उस टाइप, कल बताया हुआ था ना उस सैटरडे को, 15G 15H, किसी को ध्यान में है? शायद नहीं है किसी को ध्यान में। तो होता क्या है कि अगर उसका टैक्स नहीं बन रहा है तो उसका टीडीएस नहीं काटा हुआ है, तो उसका रीजन यहाँ पे पुट करना पड़ता है अपने को कि क्यों नहीं काटा है। देखो यहाँ पे जैसे आपने बी सेलेक्ट करा है तो उसने 15G या 15H प्रोवाइड कर दिया है डिडक्टर को कि मेरा टीडीएस नहीं काटना है, तो उसके हिसाब से उसका टीडीएस नहीं काटा हुआ। इस टाइप में ये फिर और भी सेक्शन है। जैसे लोअर डिडक्शन होता है किसी किसी का, जैसे एक लिमिट होता है कि इतने तक आपने किए हैं पेमेंट तो मेरा टीडीएस कम कटना चाहिए, उसके लिए एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है। तो यहाँ पे वो सेलेक्ट करना पड़ता है, इसके बारे में हम बताएंगे बाद में। नॉर्मली ये चीज नहीं होता है। 15G तो भैया एफडी के केस में होता है ना? के केस में ही होता है 15G। हाँ, मैं एफडी, हाँ वो सब बैंक में या कोई भी इंस्टीट्यूट में डिपॉजिट दे सकते हैं फॉर्म भर के कि मेरा, हाँ कि मेरा टीडीएस नहीं कटना है, कि मेरा जो लिमिट है वो टीडीएस काटने लायक नहीं है, तो वो फॉर्म सबमिट करने से वो टीडीएस नहीं काटती। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। वैसे ही बहुत लोगों का क्या होता है कि एक लोअर डिडक्शन में कटता है या फिर हायर रेट पे, मतलब कुछ कुछ का होता है कि इसका टीडीएस हायर रेट पे कटना है। नॉर्मल जो रेट होता है उससे कभी कम कटता है, किसी का ज्यादा कटता है, तो वो चीज क्यों कटा है उसका डिटेल यहाँ पे पुट करना पड़ता है। तो उसके लिए अलग से बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सेलेक्ट करना पड़ता है एक एक करके। देखो यहाँ पे सारा डिटेल देख सकते हो स्क्रीन पे, जब मैं कर्जन वहां पे लेके जा रहा हूँ तो लोअर डिडक्शन हुआ है, नो डिडक्शन
क्यों 197 का सेक्शन में उन्होंने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो वो एक इसके लिए अलग से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली होता नहीं है, ये बड़ा जब ज्यादा अमाउंट का होता है तो उन लोग एक सर्टिफिकेट जनरेट करवाते हैं, तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे नंबर पुट करना पड़ता है, और उसका क्यों कम काटा हुआ है या क्यों ज्यादा काटा हुआ है वो मेंशन करना पड़ता है। तो ये नॉर्मली रिटर्न में नहीं जाता है, बहुत कम ही। अब जैसे हम वहाँ पे पैन अगर पुट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक डिडक्टिव कंपनी है या नॉन कंपनी है, यहाँ पे ऑटोमेटिक वो ले लेता है। भले यहाँ पे अपने को सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है 1 2, लेकिन जैसे हमने पैन नंबर यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पे जैसे हम पैन नंबर यहाँ पे डालते हैं तो वैसे ऑटोमेटिक ये ले लेता है कि ये डिडक्टिव है कि नॉन डिडक्टिव है, तो अपने को ये फिल नहीं करना पड़ता है। अब हम किस रेट पे इसका टीडीएस काटे तो वो हमको मेंशन यहाँ पे करना पड़ता है। जैसे हमने 5,000 पे 500 रुपया टीडीएस हमने काटे हुए जो हम डिपॉजिट किए हुए, तो यहाँ पे 10% अपने टीडीएस काटे हुए, ये मेंशन करना पड़ता है। अगर जैसे यहाँ पे बताया हुआ था लोअर डिडक्शन पे हुआ है या फिर 15G 15S देने पे उसका नहीं कटा है टीडीएस या फिर हायर रेट पे कटा हुआ है, तो उसका एक सर्टिफिकेट नंबर आता है, तो वो नंबर यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। पहले यहाँ पे अपने को सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस कारण से उसका कम कटा है या ज्यादा कटा है, उसके बाद उसका एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, वहां पे अपने को मेंशन करना पड़ता है। तो अगर वो मेंशन नहीं करेंगे तो वो नॉर्मल रेट पे ही टीडीएस दिखाएगा कि नॉर्मल रेट पे ही टीडीएस काटना था और उसका डिमांड आ जाएगा। अगर लोअर रेट पे हम काटे हुए हैं तो उसका नॉर्मल रेट पे टीडीएस काटना था करके वो डिमांड आ जाएगा, जो डिफरेंस होगा उसका। जैसे अपने लोअर रेट पे काटना था हमको 7% पे, तो उसका अगर हम 7% नॉर्मल रेट है सोचो 10%, ठीक है, और हमको उसके पास सर्टिफिकेट है, हमको लोअर रेट पे इसको काटना है 7%, हमने 7% पे काट दिया, उसने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, हमने 7% पे उसका टीडीएस काट लिया, हमने रिटर्न में भी 7% मेंशन कर दिया कि हमने 7% पे उसका टीडीएस काटा हुआ है, उसके हिसाब से हमने टीडीएस का डिटेल भर दिया। लेकिन अगर हम ये मिस कर जाते हैं कि ये सेलेक्ट करना कि हम किस रीजन से उसका लोअर रेट पे काटे हैं और हम उसका सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना मिस कर जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक 10% पे टीडीएस शो करने लगेगा। बाकी जो 3% का डिफरेंस है, हमने 7% पे काट के डिपॉजिट किया हुआ है, बाकी जो 3% का डिफरेंस है वो वहां से डिमांड के लिए भेज देगा कि आपने 10% की जगह 7% काटा है, तो हमें 3% जो है उसका पेमेंट आपको और करना पड़ेगा। समझ में आया ये? हाँ भैया। ठीक है, तो ये नॉर्मली ये होता नहीं है, लोअर रेट वाला बहुत कम होता है। तो जब भी होगा तो हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस रीजन से हमने उसका लोअर रेट काटा है या हायर रेट पे काटा हुआ है, और उस रीजन के लिए एक सर्टिफिकेट जरूर होगा, तो वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अब एक 194N में जो कैश निकालने का पड़े थे, कल समझे थे शायद कि 1 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो उसका डिटेल यहाँ पे फिल करना है। नॉर्मली ये सब इसी में बहुत कम ही होता है, अभी तक जितने भी हम रिटर्न लगा रहे हैं इसमें ये फिल नहीं करना पड़ता है। जैसे ये वाला ये तो इसमें अपने को कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये तीनों अपने को छोड़ देना। ये हो गया, ये रिटर्न का हमने सारा चीज फिल कर लिया। मतलब जैसे अभी मैंने तो इसमें 5 डिडक्ट किए, तो हमें 5 डिडक्ट का पूरा डिटेल भरना पड़ेगा और सारा डिटेल, ठीक है। एक बार फिर से आप स्टार्टिंग से देख लो, फिर इसके बाद वाला प्रोसेस बताते हैं। अपने को जैसे हम फॉर्म खोलते हैं तो हमें कौन सा फॉर्म फिल करना है वो ऑप्शन देता है। 26 क्यू करना है, 24 क्यू करना है, 27 ई करना है, तो फिर 27 ई क्यू करना है। अपने को सारा डिटेल वहां पे मिल जाता है। तो वहाँ पे हम जैसे 26 क्यू कर रहे हैं, मतलब अदर देन सैलरीज, तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपने को फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद सारा डिटेल जो यहाँ पे मैंडेटरी है वो फिल करना पड़ता है। फिल करने के बाद चालान का डिटेल अपने को फिल करना है। चालान का डिटेल सारा फिल होने के बाद अपने को उस चालान के अगेंस्ट कितना डिडक्ट है इसका डिटेल फिल करना होता है। यहाँ तक क्लियर है?
हाँ यहाँ भैया। तक से हाँ भैया हाँ भैया। हाँ भैया ठीक ठीक है। तो ये हो गया, ये सारा फिल हो गया सब, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको हम नॉर्मल सेव भी कर सकते हैं, जितना हमने, जैसे हम ITR फिल करते हैं तो उसमें एक सेव ड्राफ्ट होता है और एक फाइनल सेव होता है। हाँ, जो XML के लिए हम करते हैं, XML जो अपलोड करते हैं उसके लिए एक सेव करते हैं, सेम उस टाइप का इसमें भी है। एक ये जो हम सेव करेंगे यहाँ पे, ये जो हम सेव करेंगे ये होगा सेव ड्राफ्ट। भैया। वो अदर सर्विसेज ऑफ टीम क्या है वो भी दिखा दीजिए। अदर सर्विसेज टीम कुछ नहीं है, ये लिंक बस दिया हुआ है, लिंक क्लिक करके आप जा सकते हैं। तो इसमें कुछ काम नहीं है, अपने को यहाँ पे कुछ नहीं करना, ठीक है। ठीक है। तो ये सेव ड्राफ्ट की तरह होता है, नॉर्मल एक बार सेव कर दी। और जो फाइनल अपने को करना होता है तो उसके लिए क्रिएट फाइल में जाना पड़ता है। तो देखो अभी हमने यहाँ पे कुछ डिटेल, जैसे हम XML जनरेट करते हैं तो वहाँ पे एरर बताता है कि हमने यहाँ पे ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। सेम वैसा यहाँ पे भी बताता है। अगर हम क्रिएट फाइल में करते हैं कुछ मैंडेटरी चीज हम छोड़ देते हैं तो यहाँ पे बताएगा कि हाँ ये चीज छूटा हुआ है। ऐसे एक एक करके बताएगा कि एक साथ में सारा एरर सिखा देगा, जो भी एरर है अपना? नहीं एक एक करके बताएगा। जैसे अभी बोला, मतलब जो पहले उसकी नजर में आएगा वो चीज पहले बताएगा। तो जैसे इसमें पहले इसके नजर में आया कि हमने ये नहीं किया, पैन नंबर नहीं भरा, तो पैन नंबर के लिए बोलेगा। तो जैसे हम भर देते हैं किसी का, जैसे हमने पैन नंबर 1 भर दिया, ठीक है। तो हम फिर दोबारा सेव करने जाएंगे तो देखो फिर बोलेगा कि डेजिग्नेशन नहीं भरा हुआ है, क्योंकि देखो उसके बाद वही मैंडेटरी चीज है, पैन के बाद वही मैंडेटरी चीज है। तो हम जैसे भर दिए, तो अब उसके बाद देखो अब यहाँ पे बोल रहा है कि वैलिड डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिट थ्रू चालान मस्ट बी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो हमने किसी यहाँ पे डिटेल PSR कोड वगैरह नहीं भरा हुआ था, ठीक है। चालान में हमने PSR कोड वगैरह नहीं भरा था, सिर्फ चालान का अमाउंट हमने भरा था। तो ये चीज बोलेगा कि ये चीज फिल करो। जैसे हमने PSR कोड भर दिया, चालान का हमने डेट भर दिया, नहीं भर दिया, तो हम फिर से सेव करने जाएंगे, फिर से हम क्रिएट फाइल में क्लिक करेंगे। तो देखो पैन ऑफ डायरेक्टरी जिसका हमने फिल नहीं किया हुआ है, जैसे हमने एक का फिल किया हुआ है बाकी का फिल नहीं किया हुआ था, तो वो बोलेगा कि वो फिल करो। तो हम अभी बाकी आगे प्रोसेस करने के लिए बाकी का डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट हो गया। सोचो कि उस चालान में एक ही डिटेक्टिव था तो हमने एक का ही डिटेल भरा, ठीक है। तो अब हम फिर क्रिएट फाइल में क्लिक करेंगे तो देखो सारा चीज जो मैंडेटरी था हमने फिल कर लिया। वो फिल करने के बाद ये चीज आता है, ये स्क्रीन पे आएगा। अब इसमें अपने को 2 चीज करना पड़ेगा। हमें एक चालान का इनपुट फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। सबने शायद CSI फाइल के बारे में सुना होगा, चालान का CSI फाइल, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ चालान का CSI फाइल कैसे डाउनलोड होगा। जैसे हम गए ब्राउजर में, ब्राउजर शो कर रहा है ना? हाँ भैया। तो हमने न्यू टैब खोला, तो हमें चालान का एक CSI फाइल डाउनलोड करना पड़ता है। तो वो हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे? वोल्टास चालान हम लिखेंगे ब्राउजर पे जाके और क्लिक करेंगे। तो देखो ये 3 NSDL का हमें लिंक मिल जाएगा वोल्टास चालान के लिए। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा
अब हमारे पास क्या है, हमारे पास सीन नंबर को ध्यान में रहेगा नहीं, कलेक्टिंग ब्रांच का डिटेल हमारे पास नहीं रहेगा, हमारे पास टैन रहेगा। तो हम सॉरी ये बैंक के लिए हमारे पास सीन नंबर नहीं रहेगा, अपने पास टैन नहीं रहेगा, सॉरी टैन रहेगा। तो अपने टैन से उसका CSI फाइल डाउनलोड करेंगे। अब CSI फाइल लगभग शायद किसी ने किया होगा, बहुत लोगों ने ऑफिस में। तो यहाँ पे अपने को टैन नंबर होगा उसका मेंशन करना पड़ता है। जैसे मैंने स्टार मार्क का टैन नंबर यहाँ पे लिख दिया। तो अब हमने वो जो चालान यहाँ पे रिटर्न में हम लोग पुट किए हैं वो किस डेट पे पेमेंट हुआ है, उस डेट के रेंज का हमको CSI फाइल चाहिए। जैसे हमने 10 चालान अगर पेमेंट किया है तो फर्स्ट चालान का डेट क्या है और लास्ट चालान का डेट क्या है, हमको उस रेंज का पूरा CSI फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? हाँ भाई। हाँ, जैसे हम जैन का पेमेंट फेब में करते हैं, फेब का पेमेंट मार्च में करते हैं, मार्च का पेमेंट अप्रैल में करते हैं। तो अपने को जैसे हम फेब में पेमेंट किए हैं, जैसे हम 2 तारीख को पेमेंट किए हैं तो हमको 2 तारीख को जो स्टार्टिंग डेट होगा वो 2 तारीख का हम लेंगे, और जो एंड डेट होगा जो हम अप्रैल में लास्ट पेमेंट किए हुए हैं वो लेंगे। तो जैसे हम इसका कोई भी एक चालान का लेते हैं, जैसे हमने यहाँ इसका जैन से सेलेक्ट किया। तो हम यहाँ पे एक रेंज सेलेक्ट कर लें कि हमने जितने भी चालान का एंट्री किया हुआ है वो इस डेट की इस डेट पे बीच में पड़ता है। ये डेट आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग डेट जो हम फर्स्ट चालान पेमेंट करें उसके आगे का होना चाहिए, और जो 2 वाला डेट है हम अपने को लास्ट चालान का डेट के बाद का होना चाहिए। जैसे हम अगर 27 को पेमेंट किए लास्ट पेमेंट, बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है। तो अपने को लास्ट उसका डेट हम लास्ट चालान जो पेमेंट किया उसके बाद वाला डेट देना है। जैसे हम वो रेंज में डाल दिए कि हमारा जितना भी, अगर हम 5 चालान है 10 चालान है, हमारे इस डेट के इस डेट के बीच में पेमेंट हुआ है, तो वो चीज हम यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद कैप्चा हम यहाँ पे एंटर करेंगे। कैप्चा एंटर करके हम व्यू चालान करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उस डेट के रेंज में जितना भी चालान का पेमेंट हुआ है उसका डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। तो हाँ, तो इसमें हो सकता है कि हम पिछले क्वार्टर का भी चालान उस रेंज में आ जाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को जो चालान अपने वहां पे एंटर किए हैं उसमें वो चालान होना चाहिए। रिटर्न के टाइम पे हमने जो भी एंटर किए हुए चालान का डिटेल वो चालान यहाँ पे होना चाहिए, ये चीज जरूरी है। बाकी उसमें और भी एक्स्ट्रा चालान का डिटेल है, अगर उस डेट पे कोई पेमेंट और भी हुआ होगा तो वो आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अपने लोग कहते हैं इसमें डिटेल इनपुट किए वो रहना चाहिए ना। हाँ, वो इसमें रहना चाहिए। जैसे हम अगर कोई चालान का डिटेल वहाँ पे रिटर्न में पुट किए तो वो चालान यहाँ पे शो होना चाहिए, उस डेट का चालान, उस डेट का सीरियल नंबर यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज को हमें डाउनलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे डाउनलोड चालान फाइल यहाँ पे दिख रहा है, तो हम जैसे इसको डाउनलोड करेंगे तो हम ये CSI फाइल एक डाउनलोड हुआ, ये फाइल हमको जरूरत पड़ेगा रिटर्न के टाइम पे। अभी हम जाते हैं रिटर्न वाले जगह पे।
ठीक है, अब हम आगे रिटर्न वाले पेज पे। ये डायलॉग बॉक्स खुला था जब हमने रिटर्न के लिए खोला था। तो अब यहाँ पे चालान इनपुट फाइल बोल रहे हैं, तो हमने जो फाइल डाउनलोड किया हुआ है वो हम यहाँ से पुट करना पड़ेगा। जैसे एक CSV फाइल यहाँ पे है, तो मैंने ये CSV फाइल डाउनलोड कर ली, इस सेल ब्राउज कर लिया। उसके बाद मुझे जहाँ पे रिटर्न जनरेट करके सेव करना है वो उसका लोकेशन मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ पे उनको रिटर्न जनरेट करना है हमें वो लोकेशन सेलेक्ट करके सेव करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ तो अब यहाँ पे क्या है, ये फाइल नेम से हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो हमें यहाँ एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। तो नॉर्मली क्या करते हैं हम कि Ctrl+Shift+N दबा के फाइल क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग से ऑप्शन दिया हुआ है कि हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। दिख रहा है न्यू क्रिएट न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, सॉरी न्यू फोल्डर का ऑप्शन। तो हाँ, न्यू फोल्डर में हम क्लिक करेंगे और हमें जो भी क्वार्टर का हम रिटर्न लगा रहे हैं उसका डिटेल हम भी यहाँ पे लिखेंगे। जैसे रिटर्न जिसका लगा रहे हैं क्वार्टर 4 का जो भी फाइनेंशियल ईयर है तो हम वहाँ पे मेंशन कर लेंगे। जैसे 2021 है, यहाँ मेंशन कर लिए। अब नॉर्मली हम ये उसी के अंदर ये फोल्डर वहीं बनाते हैं जिसका हम रिटर्न लगा रहे हैं, उसका एक फोल्डर होगा वहाँ पे हम बनाते हैं, तो वहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे सेव में क्लिक करते हैं। तो हो गया, ये एक CSV फाइल का हो गया और जहाँ पे हम रिटर्न सेव करेंगे उसका डिटेल हो गया। उसके बाद हमको ये वैलिडेट करना पड़ता है। तो हम जैसे वैलिडेट में क्लिक करेंगे, अगर कोई गलती है जैसे कोई चालान मिस मैच है या कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे वो शो करने लगेगा। ठीक है, ऐसे हमने इसमें सारा कोई भी सही इंफॉर्मेशन पुट नहीं किया हुआ है तो इसलिए इसमें एरर आएगा। तो मैं दूसरा एक फ्रेश में शेयर करता हूँ जो मेरे पास सेव किया हुआ है ऑलरेडी पहले से। जैसे मैं अभी एक ज्योति फार्मेसी का शेयर करना चाहूंगा। जो मैंने बताया था कि यहाँ पे देखो एक सेव का ऑप्शन है, एक क्रिएट फाइल का ऑप्शन है। तो सेव जो होता है ड्राफ्ट शिफ्ट होता है, तो उसको हम बाद में भी खोल के देख सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको खोला, ठीक है, तो ये सारा चीज सही भरा हुआ है इसमें, दिख रहा है ना स्क्रीन पे। जो अभिषेक कुमार वर्मा का खुला है वो। हाँ ठीक है, तो इसमें सारा चीज सही भरा हुआ है। तो अपने को क्रिएट फाइल करना होता है। तो जैसे क्रिएट फाइल करेंगे तो मैंने इसका पहले CSV फाइल किया हुआ था डाउनलोड, तो ऑटोमेटिक ले लिया। तो जैसे हम सोचो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे लोकेशन कुछ नहीं है। तो हमने जो CSV फाइल डाउनलोड किया है यहाँ पे हम CSV फाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे जब सेलेक्ट करने जाएंगे तो हमको CSV फाइल जो है वही शो करेगा, बाकी शो नहीं करेगा। तो हमने जिस फोल्डर में CSV फाइल रखा हुआ है तो हमने वहां से CSV फाइल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमको कहाँ पे रिटर्न सेव करना है वो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे।
मैंने ज्योति फार्मेसी के नाम से फोल्डर बनाया, वहाँ पे मैं यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ। तो ये हो गया, CSI फाइल मैंने डाल दिया, मैंने उसमें सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे वैलिडेट करना पड़ेगा। जैसे मैं वैलिडेट करूंगा, यहाँ पे एक आएगा, खुलेगा कि अगर फाइल वैलिडेट, सब चीज सही है तो वैलिडेट सक्सेसफुली आ जाएगा। तो मुझे ओके करना है। जैसे ओके करते हैं, देखो ये रिटर्न का सारा चीज जनरेट हो गया। यहाँ पे आपको सब जो फाइल जनरेट होगा उसमें से हमें सारे फाइल की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सिर्फ FBU फाइल की जरूरत पड़ती है, और एक जो PDF खुला हुआ है हमें उसकी जरूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं 27A जो एक PDF जनरेट हुआ है। अगर हम खुद इनकम टैक्स की साइट पे जाके अपलोड नहीं कर रहे हैं FBU फाइल, हम खुद से रिटर्न अपलोड नहीं कर रहे हैं, बाहर से अगर हम करवाने जाएंगे तो हमें इस PDF फाइल की जरूरत पड़ेगी। अगर हम खुद से रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो हमें इस PDF फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, और इसका रिटर्न में सिर्फ अपलोड होता है ये जो FBU फाइल फर्स्ट वाला दिख रहा है, FBU फाइल, या अगर हम बाहर से रिटर्न अपलोड करवाते हैं तो हमें ये FBU फाइल ही लेके जाना पड़ता है, यही अपलोड होता है। अगर हम खुद भी अपलोड करते हैं तो हमें FBU फाइल ही अपलोड करना होता है। हमें इसका जरूरत, जब अगर हम बाहर से करते हैं तब हमें इस PDF फाइल का जरूरत पड़ता है, नहीं तो नहीं पड़ता। बैकग्राउंड से बहुत आवाज है। तो ये हो गया, ये फाइनल FBU फाइल जनरेट हो गया। तो हमको रिटर्न लगाते टाइम यही अपलोड करना है। और ये 27A अगर हम बाहर से जा रहे हैं तो हमको FBU फाइल और ये 27A दोनों लेके जाना पड़ेगा। ये पेन ड्राइव में डेस्कटॉप आगे नहीं बढ़ रहा। हाँ बोले आगे नहीं शो कर रहा है, कुछ रुका हुआ है। हाँ, तो क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे बस वही पेज शो कर रहा है, फॉर्म 26 क्यू। अच्छा, वही शो कर रहा है क्या? हाँ। एक मिनट। दिख रहा है यहाँ पे? तो ये जो हाँ ज्योति फार्मेसी दिख रहा है ना? तो जो ये हम जब रिटर्न जनरेट करने के बाद यही जनरेट होता है, ठीक है। अगर सब ठीक है, अगर हमने जो भी मतलब अगर रिटर्न में कोई गलत नहीं किया तो सारा चीज ठीक है, तो वो फाइल जनरेट होने के बाद ये सारे फाइल जनरेट होंगे रिटर्न का। तो हमें सिर्फ FBU फाइल ही अपलोड करना होता है। ये जो ऊपर में FBU फाइल दिख रहे हैं यही अपलोड करना होता है। अगर हम खुद से भी करें तो हमको यही अपलोड करना है। अगर हम बाहर भी जाके अगर किसी से TDS रिटर्न फाइल कराते हैं, जैसे हम जाते हैं NSDL के ऑफिस में, तो हमें यही अपलोड करवाना होता है वहां से। तो अगर हम बाहर से करवाएंगे तो हमें एक और चीज साथ में लेके जाना पड़ता है, वो है ये जो PDF फाइल जनरेट हुआ है इसका हम प्रिंट कर देंगे और इसमें साइन करवा के, जो भी डिडक्टर है उसका साइन करवा के हमें ये वहां सबमिट करना पड़ता है FBU फाइल के साथ। अगर खाली अपने किसी और से करवा रहे तो ये सब साइन ऑफ सब हाँ, हम अगर किसी और से करवा रहे हैं तो हमको वो साइन करवा के लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो हमें साइन करवा के नहीं ले जाना पड़ेगा। हमें सिर्फ FBU फाइल अपलोड करना होता है। अब रहा, ये हो गया रिटर्न जनरेट हो गया, FBU फाइल जनरेट हो गया। अब इसको अपलोड कैसे करें? तो इसको अपलोड करने के लिए ट्रेसेस पे तो ID होता ही है, सारे का ट्रेसेस पे ID बनाना पड़ता है। उसके साथ साथ इनकम टैक्स के साइट पे भी जैसे पैन से अपने रजिस्टर करते हैं, वैसे टैन से भी अपने को रजिस्टर करना पड़ता है TDS रिटर्न के लिए। नॉर्मल बाकी ITR वगैरह फाइल करते हैं तो वो पैन से रजिस्टर होता है, लेकिन TDS का अगर करते हैं तो वो टैन से हमको रजिस्टर करना पड़ता है। तो टैन से सेम प्रोसेस है, जैसे अपने पैन से किसी का रजिस्टर करते हैं इनकम टैक्स के साइट पे, वैसे ही हमको टैन से रजिस्टर करना पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजेस आता है, क्योंकि वो डायरेक्ट हम जाके इनकम टैक्स के साइट पे जाके हम डायरेक्ट टैन से रजिस्टर नहीं कर पाते। हमको उसके लिए
पहले ट्रेसेस के साइट पे जाना पड़ता है, उसके बाद ही हम किसी का इनकम टैक्स पे रजिस्टर कर पाएंगे 10 से। तो एक बार रजिस्टर वो हो जाए, तो वो रजिस्टर करने के बाद हम वहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे हम एक का लॉगिन कर बता रहे हैं। ये लॉगिन वाला दिख रहा है ना? हाँ हाँ तो हमने आईटी पासवर्ड डाल के, जैसे नॉर्मली जैसे 10 से हम लॉगिन करते हैं, 10 से भी सेम वही लॉगिन होगा, लेकिन ऑप्शंस वगैरह यहाँ पे चेंज रहेगा। आप यहाँ पे सारा देख सकते हैं। यहाँ टीडीएस को हमको अपलोड करना है, तो यहाँ पे टीडीएस का एक दिख रहा है लिस्ट की, हम यहाँ पे टीडीएस का रिटर्न अपलोड कर सकते हैं। देख पा रहे हैं ना सब? हाँ भैया। हाँ, तो हमने जो रिटर्न अपलोड किया हुआ है वो यहाँ पे नीचे शो करेगा पहले, और हमें जो अपलोड करना है वो यहाँ पे शो करेगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे अपलोड में जैसे जाएंगे हम, तो सारा डिटेल यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। 10 तो आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे देखो FBU वर्जन 7.1 है। मैंने इसके बारे में स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमें एक ही ऑप्शन मिलेगा FBU वर्जन का, और ये है हमेशा अपडेट होते रहता है। तो अपने को जब रिटर्न लगाना है, रिटर्न लगाने से पहले अपने को यूटिलिटी वगैरह चेक करना है कि वो अपडेट हुआ है कि नहीं। अगर वो अपडेट हो गया है तो हमें अपडेट वर्जन में ही रिटर्न फाइल करके FBU फाइल जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही अपडेटेड वाला ही ऑप्शन मिलेगा FBU फाइल का। तो अपडेटेड यहाँ वरना रिटर्न नहीं लेगा। वो बोलेगा कि आपका FBU वर्जन ओल्डर है, अब मतलब पुराना है आपका, तो वो नया ले लो, नया FBU वर्जन करके क्रिएट करो, वो लेगा ही नहीं। ठीक है, तो अपने को FBU फाइल यहाँ पे 7.1 है, तो अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कौन सा फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न लगा रहे हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कौन सा फॉर्म का कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही जो इस चारों फॉर्म के बारे में बता दिया था जब रिटर्न के टाइम पे। तो ये ध्यान देखो, 24Q है, 26Q और 27Q और 27EQ। तो हम लगा रहे हैं 26Q का रिटर्न। उसके बाद हम क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम रेगुलर रिटर्न लगा रहे हैं या करेक्शन, तो हम रेगुलर रिटर्न लगा रहे हैं। इसको वैलिडेट जैसे करेंगे तो यहाँ पे दो चीज अपलोड करने का ऑप्शन देते हैं। तो हमने जो FBU फाइल जनरेट किया हुआ है वो, और उसको साइन करके हम यहाँ पे सिग्नेचर फाइल अटैच करेंगे और अपलोड करेंगे, तो हमारा TDS रिटर्न अपलोड हो जाएगा। लेकिन हमने जो FBU फाइल जनरेट किया है उसको हम डायरेक्ट साइन नहीं कर सकते, या डायरेक्ट हम अपलोड नहीं कर सकते। तो ये जो FBU फाइल जनरेट हमने किया हुआ है यही अपलोड होगा। तो इसको हमें जीप में कन्वर्ट करना पड़ता है। सबसे पहले हमें जीप फाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है। जीप फाइल में कन्वर्ट होने के बाद हमको DSC मैनेजमेंट यूटिलिटी खोल के इसमें DSC से साइन करना पड़ता है। DSC से सिग्नेचर फाइल जनरेट करना पड़ता है। नॉर्मली ऑफिस में सबने सिग्नेचर फाइल जनरेट किया हुआ है। हाँ भैया। हाँ तो है। हाँ भैया। तो जैसे यूटिलिटी खोलते हैं तो उसके लास्ट वाले ऑप्शन में दिखाता है बल्क अपलोड। यूटिलिटी का अगर देखें तो जैसे रजिस्टर DSC ऐसे बल्क अपलोड, तो जितने भी अगर हम कभी भी जीप फाइल को साइन करना होता है तो हमें बल्क अपलोड पे ही जाके जीप फाइल को साइन करना होता है। तो हम वहाँ पे जीप फाइल में जाएंगे, वहाँ पे बल्क अपलोड में जाएंगे, वहाँ पे जीप फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा, हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो मांगेगा कि ID क्या है इनकम टैक्स की जिस पे अपलोड होना है। ठीक है, तो हमें उसका टैन नंबर देना पड़ेगा। जिसके भी हम कर रहे हैं, जो डिडक्टर है, हम उसके जिसका भी रिटर्न अपलोड कर रहे हैं उसका टैन नंबर हमें वहाँ मेंशन करना पड़ेगा। अब उसके बाद पूछेगा कि साइन जो कर रहा है उसका पैन नंबर बताओ। तो हम जिसके भी DSC से साइन कर रहे होंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसका हमको पैन नंबर वहाँ पे मेंशन करना होगा। वो करने के बाद अपने को USB टोकन सेलेक्ट करना है और नॉर्मली जैसे पासवर्ड डाल के
अपने को सिग्नेचर फाइल जनरेट करना है। तो सिग्नेचर फाइल जनरेट हो गया, अपने पास ये 24Q का जो जीप वाला फाइल आ गया। अब हमें यही दोनों चीज अपलोड करना होता है। मतलब जिप फाइल भी अपलोड? हाँ, ये जीप फाइल ही अपलोड होता है। ओनली जिप फाइल? हाँ हाँ, ओनली जीप फाइल। और ये उसके जीप, पीडीएफ फाइल अपना डाउनलोड करके देते हैं? हाँ हाँ बता रहे, स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है जीप फाइल अपलोड करने का ऑप्शन, यहाँ पे चूज फाइल, देख पा रहे हो ना स्क्रीन पे? हाँ हाँ, और उसके बाद हमने जो जीप फाइल को साइन करके सिग्नेचर फाइल जनरेट किया वो यहाँ पे हमने डालना है। ठीक है, उसके बाद हम अपलोड में क्लिक कर देंगे तो वो अपलोड हो जाएगा। अगर हम ये सब वर्जन में अगर हमने गड़बड़ किया हुआ है, जैसे अभी वर्जन 7.1 है, हम पुराने में कर दिए, या फिर हम रेगुलर रिटर्न है, हम करेक्शन में सी में वहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, करेक्शन सेलेक्ट कर लिए, या फिर हम कोई क्वार्टर गलत सेलेक्ट कर लिए, तो वो वहाँ पे बताएगा कि ये गलत है। ठीक है, तो वो चीज हमको सारा अपडेटेड ही लेना है, कौन सा क्वार्टर का कर रहे हैं और रिटर्न का टाइप क्या है, वो सारा चीज सही करके हम अपलोड में जब यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड में क्लिक करेंगे तो वो रिटर्न अपलोड हो जाएगा। तो किसी को कुछ पूछना है? नहीं भैया। स्टार्टिंग से एंड तक तो सबको समझ आ गया ना? नहीं जो आप बताया उसमें कुछ नहीं। ठीक है, तो अपने को देखो, अब एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं अपने को क्या क्या चाहिए। अपने को कोई भी किसी का भी अगर टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हैं हम, तो अपने को तो सबसे पहले उससे, अगर फर्स्ट टाइम किसी का कर रहे हैं तो अपने को उससे सबसे पहले अगर नोट करना है तो कर लो तो अच्छा रहेगा। तो अपने को सबसे पहले उसका तो पैन का डिटेल चाहिए, उसका एड्रेस वगैरह चाहिए, कंपनी है तो कंपनी का डिटेल, या इंडिविजुअल है जो भी है उसका एड्रेस वगैरह डिटेल चाहिए। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होगा उसका भी डिटेल हमें चाहिए, उसका भी पैन नंबर चाहिए, कंपनी का या जो भी जो डायरेक्टर है उसका पैन टैन तो चाहिए ही, उसका एड्रेस चाहिए। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल पर्सन का भी पैन चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, और मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये चीज चाहिए होगा अगर फर्स्ट टाइम है तो। अगर हम किसी का फर्स्ट टाइम रिटर्न लग चुका है उसके बाद रिटर्न लगा रहे हैं तो हमें साथ में एक एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो लास्ट रिटर्न का उसका टोकन नंबर होता है, वो हमें जरूरत पड़ता है। तो शायद एक बार मैं वो भी दिखा देता हूँ कि कैसे होता है तो समझ में आएगा। जो हम अपलोड करते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है सबको टीडीएस रिटर्न का, तो स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 200। ठीक, तो हम अपलोड करने के बाद ये जनरेट होता है एक्नॉलेजमेंट जैसे। तो यहाँ पे देखो एक टोकन नंबर मेंशन है, ये ओपन हुआ है वो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है क्या? नहीं। एक मिनट फिर से शेयर करना। अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो ये जो हम अपलोड करते हैं उसके बाद ये एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है। तो हमें लास्ट टाइम के रिटर्न से ये टोकन नंबर जो होता है ये जरूरत पड़ता है। जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में रिटर्न फाइल के टाइम पे कि वहाँ पे टोकन नंबर मेंशन करना है। अगर फर्स्ट टाइम है तो अपने पास कोई टोकन नंबर नहीं होगा क्योंकि उसका पिछला कोई रिटर्न गया नहीं है। अगर क्वार्टर 1 का हम पहले लगा चुके हैं और क्वार्टर 2 का हम रिटर्न लगाने जा रहे हैं तो हमें क्वार्टर 1 का रिटर्न का टोकन नंबर वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो ये भी टोकन नंबर हमको उनसे क्लाइंट से लेना है। तो ठीक है, तो अपने को स्टार्टिंग में फर्स्ट जो बेसिक फॉर्म का डिटेल भरना है तो उसमें अपने को सारा डिडक्टर का डिटेल, उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन का डिटेल और ये एक्नॉलेजमेंट जो टोकन नंबर है, ये अगर उसका रिटर्न पहले फाइल हो चुका है तो हमें ये भी चाहिए होता है। वो भरने के वो चीज चाहिए। उसके बाद अपने को चाहिए सारा उसका कितना उसने उस क्वार्टर के लिए कितना पेमेंट किया हुआ है, उसका सारा चालान हम वहां से ले लेंगे। अब उसके बाद उस चालान के अगेंस्ट में हम उसने किस किस डिडक्टिव का किस किस सेक्शन में कितना टीडीएस काटा हुआ है उसका डिटेल हम वहाँ उनसे मंगवा लेंगे। या तो वो एक्सेल में अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम उनका टैली भी मंगवा लेंगे उस
क्वार्टर का, और हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उसका किस सेक्शन में कितना टीडीएस कटा हुआ है, किस पर्सन का कितना टीडीएस कटा हुआ है। तो ये चीज हम अपने को क्लाइंट से लेना होता है, वो सारा डिटेल मिल जाएगा तो अपने रिटर्न आराम से फाइल कर सकते हैं। जैसे मैंने सारा चीज बताया कि कहाँ क्या पुट करना है, उसके बाद कर सकते हैं। तो ठीक है भैया। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं नहीं भैया। भैया। तो ये हो गया, सिर्फ मैंने अभी 26 क्यों ही अगर आप लोगों के पास टोकन नंबर नहीं है लास्ट, तो व्हाट इज द प्रोसेस टोकन नंबर निकालने का? अगर अपने पास टोकन नंबर नहीं है लास्ट का, तो अगर अपने पास डीएससी है, डीएससी रजिस्टर है, तो हम डीएससी रजिस्टर से कॉन्सो फाइल डाउनलोड कर लेंगे। रजिस्टर डीएससी से हम ट्रेसेस की साइट पे अपना लॉगिन आईडी होगा, तो वहां पे जाके हम कॉन्सो फाइल डाउनलोड कर लेंगे। उस कॉन्सो फाइल को हम जब ओपन करेंगे, कॉन्सो फाइल को जब हम करेक्शन रिटर्न फाइल करते हैं, तब हमको कॉन्सो फाइल नॉर्मली जरूरत पड़ता है। तो मैंने जो यूटिलिटी दिखाया वहाँ पे, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन था, एक रेगुलर का, एक करेक्शन का। तो अगर हम करेक्शन में सेलेक्ट करके वो कॉन्सो फाइल ओपन करेंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे टोकन नंबर दिख जाएगा। वहाँ पे ऑटोमेटिक सारा जो फॉर्म का जो बेसिक डिटेल होता है जो हम पुट किए होते हैं वो आ जाता है, और टोकन नंबर जो होता है वो भी ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाता है। तो हम वहाँ से टोकन नंबर ले सकते हैं। अगर अपने पास डीएससी रजिस्टर नहीं है, तब हमारे पास टोकन नंबर मिसिंग हो गया, तो हमें अगर याद है कि हमने इसके पास जाके रिटर्न लगवाया था, जय भैया निकल गए क्या? आई गेस उनका नेट इशू हुआ होगा फिर से। हाँ, है अभी जॉइंट तो है, निकले नहीं है। और ना अपना काम अपना अगर हो गया तो रिकॉर्डिंग बंद कर दे एक बार, और लास्ट का 10 सेकंड 15 सेकंड काट देना, ठीक है? ओके भैया।